जय हिंद मित्रों, मेरा नाम है भूपेंद्र टाक और मैं स्वागत करता हूं आपका अध्ययन गुरुजी चैनल पर। और आज हिस्ट्री के पहले पार्ट के मैं नोट्स लेके आया हूं, जिसका पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और ये दूसरा पार्ट है। एकदम सटीक नोट्स जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है नालों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में, मैं आपको तो हड़प्पा सभ्यता में नालों बहुत ही गजब की नालियाँ थी। उसमें सारा गंदा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। हड़प्पा के शहरों की सबसे अनूठी विशेषता एक ध्यानपूर्वक नियोजन जल निकासी प्रणाली थी। आप निचले शहर में, या सॉरी निचले शहर प्रिंट मिस्टेक हो गई, आप निचले शहर में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर गलियों और नालियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया है। ग्रिड पद्धति मतलब कि पहले सड़कों और नालियों को बनाया गया था, उसके बाद में आवासीय मकान वहाँ पे बनाए गए थे उनके किनारे। ओके, तो और सड़कें में सड़क 90 डिग्री के कोण पर इस तरह काटती है कि पहले सड़क और नालियाँ बनाई गई थी और फिर आवासीय भवन बनाए गए थे। मतलब ये हमारा मेन हाईवे है, ठीक है ना, ये मेन रोड है। और इससे फिर ऐसे छोटी छोटी गलियाँ निकल रही है, ऐसे यहाँ से छोटी छोटी गलियाँ निकल रही है, यहाँ से छोटी छोटी गलियाँ निकल रही है। तो ये गलियाँ जो ये 90 डिग्री पे कोण पे काटती है, ठीक है। मेन सड़क से जो भी गलियाँ निकलती है वो मतलब एक सड़क से दूसरी सड़क 90 डिग्री के कोण पर काटती है। और इसके चारों तरफ सड़क के चारों तरफ ये होते हैं, नाले होते हैं, नाले। और फिर इसके पास आवासीय मकान बनाए जाते हैं, ठीक है, आवासीय मकान बनाए जाते हैं, ठीक है। नालियों को इस प्रकार बनाया गया है, ठीक है, इस प्रकार बनाया गया है कि घर का पूरा गंदा पानी बाहर निकल जाए शहर से। नालियों को इस प्रकार बनाया गया है दोस्तों कि आज के समय में ऐसी नालियाँ नहीं है। ऐसी 5000 साल पुरानी ऐसी हड़प्पा में नालियाँ बनाई गई थी कि सारा पानी, घर का सारा गंदा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। स्नान का पानी है या शौच वगैरह का पानी, ऐसा मतलब सारा बाहर निकल जाता था, ठीक है। ये थोड़ा सा नक्शा छोटा कर देता हूँ इसको मैं। ये है आवासीय भवन, वहाँ के हड़प्पा का आवासीय भवन है। ये आपके बुक में भी दे रखा है, शायद 16 नंबर पेज पे ऐसा दे रखा होगा। इसमें देखिए ये यहाँ पे स्नानागार है, ये रूम है, ये पूरा ऐसे है, ठीक है ना। स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य कला। मोहनजोदड़ो का एक निचला या निचला होगा, निचला की जगह निचला कर आवश्यक नहीं है, यहाँ पे आवासीय होगा। आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, आवासीय भवन प्रस्तुत करते हैं। आवासीय भवन प्रस्तुत करते हैं कि इसमें कहीं आंगन पर केंद्रित जिनके चारों ओर कमरे तथा आंगन में खाना पकाने के लिए कताई की गतिविधियाँ की जाती है। मतलब आंगन में खाना पकाया जाता है और आंगन के चारों ओर कमरे बने होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और जो मेन गेट होता है वहाँ पर अगर कोई देखे वहाँ से तो कमरों के अंदर कुछ भी नहीं दिखता। इतनी मतलब बहुत ही बढ़िया मकान की व्यवस्था। और पक्की ईंटों से फर्श बनाया जाता है और पक्की ईंटों से ही मकान बनाया जाता है। और सभी घरों में एक जैसी पक्की ईंटें मिली है, ठीक है। यह हर घर के एक ईंटों से फर्श को बनाया जाता है। मोहनजोदड़ो में करीब 700 कुएँ मिले हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो में करीब 700 कुएँ मिले। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था कुओं, बावड़ियों वगैरह से भी होती थी, ठीक है। ये देखिए, ये मोहनजोदड़ो का नक्शा है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो ये ऊंचाई पर टीले हैं, ये ऊंचाई पर टीले दुर्ग, और ये नीचे आवासीय भवन। और ये है सर स्नानागार। क्या है ये? स्नानागार, ठीक है ना। ये इसके ये है ये मतलब सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ। और ये कुआँ, ठीक है ना, ये कुआँ है, ठीक है, मोहनजोदड़ो का। ये एक और देख लीजिए, एक और चित्र है मेरे पास, ये मोहनजोदड़ो का।
तो ये देख लीजिए, इस तरह मतलब ये सभ्यता थी मोहनजोदड़ो की। इसी तरह कितनी अच्छी सभ्यता थी। ओके, उतना पुराने में अपनी मोहनजोदड़ो भारतीय सभ्यता कितनी मजबूत और कितनी बढ़िया थी सभ्यता। अब हमारा आ गया शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन के विषय और जानकारी। शिल्प उत्पादन का मतलब होता है कि जो भी वस्तु हाथों से बनाते हैं, जैसे मटका, टोकरी वगैरह वगैरह, जो भी ये मतलब हमारे हाथों से बनाते हैं ना वस्तु, इसे शिल्प उत्पादन के कहते हैं। चहुंदड़ो शिल्प उत्पादन के कार्य के लिए प्रसिद्ध था। चहुंदड़ो जो कि अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में है, यह बहुत ही प्रसिद्ध जगह थी शिल्प उत्पादन के लिए। ठीक है, शिल्प उत्पादन में यहाँ पे मनके होंगे, मनके, शंख की कटाई, धातु, मोहरे निर्माण, बाट बनाए जाते थे। ठीक है, बाट काशा चट नामक पत्थर से और अन्य चीज़ों के नाम से बनाए जाते थे। और मोहरे शैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। शैलखड़ी नामक पत्थर से मोहरे बनाई जाती थी। ठीक है, शैलखड़ी नामक पत्थर से। और मोहरे बहुत ही प्रसिद्ध थी। हड़प्पा की सबसे प्रसिद्ध पुरावस्तु मोहरे ही थी। ठीक है ना। अब भाई सभ्यता, कोई भी सभ्यता बनती है तो उसका अंत, कोई भी चीज़ वस्तु होती है तो उसका अंत होना निश्चय है। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। हड़प्पा सभ्यता का अंत, ठीक है, टॉपिक है। अनेक पुराविदा अलग अलग समस्या बताते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता का अभी निश्चित जो भी मतलब उसका विनाश हो गया था, अंत हो गया था, उसका निश्चित कोई नहीं है। निश्चित मतलब प्रॉब्लम पता नहीं चली। सब अलग अलग पुराविदा अलग अलग समस्या बताते हैं। कोई बताता बाढ़ आगे होगी, कोई बताता जनसंख्या में वृद्धि होगी, प्लेग जैसी आपदा। प्लेग मतलब अपने कोरोना भी चला था ना, वैसे एक प्लेग बीमारी थी जिससे लाल लाल धब्बे पड़ जाते थे चेहरे वगैरह पे, शरीर पे, तो वो प्लेग बीमारी होती है। ठीक है, कोई बताता भूखमरी 2 मिनट, भूखमरी कोई पुराना भूखमरी बताता है, कोई पर्यावरण प्रदूषण बताता है, और कोई बताता है कि मतलब दूसरे देश से व्यापार के संबंध टूट गए होंगे, इससे भी हड़प्पा का विनाश हो सकता है। ठीक है, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता में एक बहुत ही महत्व स्थल है। ठीक है, ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ शाब्दिक अर्थ है। हड़प्पा सभ्यता में शल्य चिकित्सक की जानकारी और भूकंप की जानकारी कालीबंगा से ही मिली है। शल्य चिकित्सक मतलब के जो ऑपरेशन होते हैं, वहाँ से एक खोपड़ी मिली है, मानव की खोपड़ी, उस पर 6 छिद्र थे। कितने? 6 छिद्र थे। तो जो कि ऑपरेशन होने की प्रक्रिया है कि मोहनजोदड़ो में मतलब हड़प्पा सभ्यता में ये ऑपरेशन भी होते थे, तो उसकी जानकारी कालीबंगा से ही मिली है। ठीक है, कालीबंगा से एक मानव खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र मिले हैं, और शल्य चिकित्सक की जानकारी हमें और भूकंप, बाढ़ आना जैसी भी हमें कालीबंगा से ही मिलती है। भूकंप आना और बाढ़ आना हमें कालीबंगा से मिलती है। ठीक है, 1960 के दशक में कालीबंगा का उत्खनन कार्य बीबी लाल और बीके थापर ने किया था, और इसकी खोज 1956 में की गई थी। ठीक है, 1956 में। अब और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला और धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। इसका शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। ठीक है, मैंने आप आगे 2 में महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जो परीक्षा में छपेंगे, तो इसको एक बार देख लीजिए और फिर वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। ओके, हड़प्पा भी पाकिस्तान में। ठीक है, जब हमारे विभाजन नहीं हुआ था देश का, तब यह सभ्यता हमारे इधर थी, और उसके बाद में विभाजन हो गया, तो ये मतलब ये दोनों क्षेत्र जो पाकिस्तान में चले गए। कालीबंगा है राजस्थान में, लोथल है हरियाणा में, बनावली है गुजरात में, और धोलावीरा भी गुजरात में, और चहुंदड़ो है अफगानिस्तान में। ठीक है, चहुंदड़ो अफगानिस्तान में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। अगर आपसे कोई पूछे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, तो वो है सिंधु नदी के किनारे, और हड़प्पा रावी नदी के। अरे लेकिन ऐसे पूछ ले हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो वो है सिंधु नदी के किनारे। लेकिन हड़प्पा जो क्षेत्र है वो है रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा लिपि के बारे में ये है हड़प्पाई लिपि। ठीक है, हड़प्पाई लिपि ये आपके
ऐसी चित्रात्मक लिपि है जिसको आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। ये आपके बुक में चित्र दे रखा था, जो मैंने पहले पार्ट में मैंने नहीं बताया, तो मैंने दूसरे में बता दिया। ये रहस्यमय लिपि है। इसमें 400 से 375 चिन्ह होते हैं, 375 चिन्ह होते हैं। और इसमें सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों का सबसे लंबा अभिलेख मिला है। इसे रहस्यमय लिपि, चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। ओके, तो धन्यवाद। जय हिंद मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अच्छे से जुड़ा रहे। मैं आपकी तैयारी पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर और हिंदी कंपलसरी की तैयारी बहुत ही बढ़िया कराऊंगा और आपके परीक्षा में 95 अंक से भी ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।